नमस्कार बच्चों। आज हम 8वीं कक्षा के अंदर भारत एक खोज में पहले पाठ के बाद जो दूसरा पाठ दिया गया है तलाश, उसका वर्णन देखेंगे। हमने शुरुआत में बात की थी कि जवाहरलाल नेहरू की द डिस्कवरी ऑफ इंडिया नाम की जो किताब है उसका अनुवाद यानी कि हमारी टेक्स्ट बुक भारत की खोज। हमने देखा कि जवाहरलाल नेहरू जिस समय अहमदनगर के किले में कैदी बनकर आए थे, उस समय उन्होंने कौन कौन से कार्य किए और किस तरह से अपने दिन वहाँ पर बिताए थे। साथ में हमने देखा कि वे बागबानी करते थे, लेकिन आगे जाने की अनुमति न मिलने के कारण, किले में और खुदाई करने की अनुमति न मिलने के कारण उन्होंने बुक यानी कि ये डिस्कवरी ऑफ इंडिया नाम की किताब, भारत एक खोज नाम की किताब लिखने की शुरुआत की। हमने पहला पार्ट देखा था आगे के पीरियड में। आज हम देखेंगे दूसरा भाग तलाश। तलाश के अंदर भी कुछ अलग अलग पॉइंट्स दिए गए हैं। सबसे पहला है भारत के अतीत की झांकी। अतीत यानी कि भूतकाल और झांकी यानी कि उसे देखना। वसंत की तरह इस टेक्स्ट बुक को हम लाइन टू लाइन नहीं पढ़ पाएंगे, तो बहुत सारे पॉइंट्स ऐसे हैं जो डिस्कस करने जैसे हैं, वो मैं बीच बीच में डिस्कस करती जाऊंगी। नेहरू जी लिखते हैं, बीते हुए सालों में मेरे मन में भारत ही भारत रहा है। इस बीच मैं बराबर उसे समझने और उसके प्रति अपनी प्रतिक्रियाओं का विश्लेषण करने की कोशिश करता रहा हूँ। मैंने बचपन की ओर लौटकर याद करने की कोशिश की कि मैं तब कैसा महसूस करता था। मेरे मन में इस अवधारणा ने कैसा धुंधला रूप ले लिया था और मेरे ताज़ा अनुभव ने उसे कैसे संवारा है। अपने बचपन के साथ वो अपनी यादों में लौट जाते हैं और आज के साथ उसकी तुलना करते हैं। आखिर यह भारत है क्या? अतीत में यानी कि भूतकाल में, अतीत में यह किस विशेषता का प्रतिनिधित्व करता था, यानी कौन कौन सी ऐसी खास बातें थी, विशेषता थी जो दूसरे देशों से भारत को अलग करती थी। उसने अपनी प्राचीन शक्तियों को कैसे खो दिया? क्या उसने इस शक्ति को पूरी तरह खो दिया है? विशाल जनसंख्या का बसेरा होने के अलावा क्या आज उसके पास ऐसा कुछ बचा है जिसे जानदार कहा जा सके? आधुनिक विश्व से उसका तालमेल किस रूप में बैठता है? नेहरू जी वर्णन करते हैं कि सबसे बड़ी बात तो ये है कि दूसरे देशों से हमारे देश में जनसंख्या यानी कि आबादी कई ज़्यादा गुना हो चुकी है, लेकिन उससे भी और कौन ऐसी बात है जो हमें दूसरे देशों से अलग करती है? भारत मेरे खून में रचा बसा है। इसके बावजूद मैंने उसे एक बाहरी आलोचक की नज़र से देखना शुरू किया। आलोचक उसे कहा जाता है कि जो सही है कि क्या गलत है उसकी पहचान करे, न कि किसी एक फेवर में चला जाए, तो उसे आलोचक कहा जाता है। नेहरू जी कहते हैं कि मैं एक आलोचक की तरह अब भारत को देख रहा हूँ। ऐसा आलोचक जो वर्तमान के साथ साथ अतीत के बहुत से अवशेषों को, जिन्हें उसने देखा था, नापसंद करता था। एक हद तक मैं उस तक पश्चिम के रास्ते से होकर पहुंचा था। बहुत सारा ऐसा भाग भूतकाल में हो चुका है जिसके बारे में मैं आज भी सोचता हूँ। नेक्स्ट पेज में देखिए, मोहेंजोदड़ो का वर्णन है। एक चित्र भी दिया गया है मोहेंजोदड़ो का। मोहेंजोदड़ो की एक नाली और उसका विशाल प्रवेश द्वार, यानी कि उस समय जो नालियाँ होती थी वो कितनी विशाल होती थी, बड़ी होती थी, और उसका एक दरवाज़ा, उसका प्रवेश द्वार है जिसमें एक पूरा आदमी खड़ा हो सके, इतनी जगह होती थी। मैं भारत के उत्तर पश्चिम में स्थित सिंधु घाटी में मोहेंजोदड़ो के एक टीले पर, यानी एक ऊपर थोड़ा सा चोटी जैसा बना हुआ है, छोटा सा पहाड़, उसे टीला कह सकते हैं, टीले पर खड़ा था। मेरे चारों तरफ उस प्राचीन नगर के घर
और गलियां बिखरी थी, जिसका समय 5000 वर्ष पहले बताया जाता है। यहाँ नेहरू जी वर्णन करते हैं कि मोहनजोदड़ो का समय 5000 वर्ष पुराना है। आज वो सभ्यता हमारे बीच नहीं है, लेकिन उसके कुछ घर हैं, रास्ते हैं, वो सारे उनके आसपास बिखरे पड़े हैं। साथ ही यह भी कहा जाता है कि वहाँ एक प्राचीन और पूर्णतः विकसित सभ्यता थी, यानी पुराने समय में वहाँ पर एक श्रेष्ठ ऐसी सभ्यता, एक श्रेष्ठ ऐसा समझदार समाज वहाँ पर रहता था। इसके स्थायी रूप से टिके रहने का कारण है इसका ठेठ भारतीयपन, और यही आधुनिक भारतीय सभ्यता का आधार है। यानी 5000 साल हो चुके हैं, लेकिन खुदाई में वैसे का वैसा नगर ज़मीन में से निकल रहा है, तो उसका मूल कारण है कि वो पुरानी भारतीय परंपरा से बना हुआ है, इसलिए आज भी हमें वैसे के वैसे रूप में दिखाई देता है। यह विचार आश्चर्यचकित कर देता है कि कोई संस्कृति या सभ्यता इस प्रकार 5-6 हजार वर्ष या उससे भी कुछ अधिक समय तक निरंतर बनी रही, वह भी बराबर परिवर्तनशील और विकासमान रहकर। यानी कि नेहरू जी आश्चर्य में पड़ जाते हैं कि 5 से 6 हजार साल तक ये जो संस्कृति है, मोहनजोदड़ो की संस्कृति बनी रही और उसमें परिवर्तन भी होता रहा। फ्रांस, मिस्र, ग्रीस, चीन, अरब, मध्य एशिया और भूमध्य सागर के लोगों से उसका बराबर निकट का संपर्क रहा। यद्यपि भारत में उन्हें प्रभावित किया और स्वयं भी उनसे प्रभावित हुआ, फिर भी उसका सांस्कृतिक आधार इतना मजबूत था कि वह हिला नहीं। इस मजबूती का क्या रहस्य है? नेहरू जी सोच में पड़ जाते हैं। आगे का पेज देखें। पहाड़ों के प्रति मेरे प्रेम और कश्मीर के साथ मेरे खून के रिश्ते ने मुझे उसकी ओर विशेष रूप से आकर्षित किया। इस महान पर्वत से निकलकर भारत के मैदानों बहने वाली भारत की विशाल नदियों ने मुझे आकर्षित किया और इतिहास के अनगिनत पहलुओं की याद ताज़ा की। हम जानते हैं कि हिमालय में से ज़्यादातर नदियाँ निकलती हैं, उसका वर्णन नेहरू जी कर रहे हैं। इंडिस या सिंधु, जिसके आधार पर हमारे देश का नाम पड़ा इंडिया, और हिंदुस्तान, यानी कि सिंधु नदी का वर्णन है, उसे इंडिस भी कहा जाता है, और जिसे पार करके हजारों वर्ष से यहाँ जातियाँ और कबीले, काफिले और फौजें आती रही हैं। हिंदुस्तान के अंदर सिंधु नदी के रास्ते से बहुत सारे लोग, बहुत सारी जातियाँ आई हैं, भारत में प्रवेश किया है, उसका वर्णन किया है। ब्रह्मपुत्र इतिहास की मुख्य धारा से अलग कटी हुई है, ब्रह्मपुत्र नदी का वर्णन है, पर पुरानी कहानियों में आज भी जीवित उत्तर पूर्वी पहाड़ियों के हृदय में पड़ी गहरी दरारों के बीच से बराबर मार्ग बनाती हुई भारत में प्रवेश करती है और फिर पहाड़ों और जंगलों से भरे मैदानों के बीच शांत रमणीय धारा के रूप में बहने लगती है। आगे यमुना नदी का वर्णन कर रहे हैं। यमुना, जिसके चारों ओर नृत्य, उत्सव और नाटक के संबंध न जाने कितने पौराणिक कथाएं एकत्रित हैं, इन सब से बढ़कर है भारत की नदी गंगा, जिसने इतिहास के आरंभ से ही भारत के हृदय पर राज किया है और लाखों की तादाद में लोगों को अपने तटों की ओर खींचा है। हम जानते हैं कि कोई भी पूजा हो या कुछ भी धार्मिक कार्य करना हो तो हम नदियों में गंगा को श्रेष्ठ मानते हैं, यानी लेखक कहते हैं कि उनके तटों की तरफ हम जाते हैं। प्राचीन काल से आधुनिक युग तक गंगा की गाथा भारत की सभ्यता और संस्कृति की कहानी है। हमने पिछले साल महाभारत के अंदर भी गंगा का वर्णन देखा था, जिनके पुत्र थे शांतनु यानी कि भीष्म। तो इस तरह से युगों से गंगा है वो भारत के लिए वरदान साबित होती है। आगे देखें। मैंने पुराने स्मारकों और भग्नावशेषों को और पुरानी मूर्तियों को
मूर्तियों और भित्ति चित्रों को देखा। अजंता, एलोरा, एलिफेंटा की गुफाओं और अन्य स्थानों को देखा। यहाँ पर पुराने स्मारक यानी कि किसी भी तरह से इतिहास के साथ जुड़ा हो, ऐसी जगह को स्मारक कहा जाता है। भग्नावशेष यानी कि पुराने समय में कोई किला हो लेकिन आज टूटा हुआ हो, कहीं से गिर चुका हो, तो उसे भग्नावशेष कहते हैं। इस तरह से भित्ति चित्र हैं कि पुरानी मूर्तियां हैं, उनको लेखक ने देखा। कहाँ? अजंता, एलोरा, एलिफेंटा की गुफाओं के अंदर। मैंने आगरा और दिल्ली में कुछ समय बाद बनी खूबसूरत इमारतों को भी देखा, जहाँ का प्रत्येक पत्थर भारत के अतीत की कहानी कह रहा हो। लेखक कहते हैं कि उन जगहों को देखकर जैसे मुझे लगा हो कि कोई ना कोई पत्थर है, वो उस पुराने समय की कहानी मुझे बता रहा हो। आगे के पैराग्राफ में देखें, जिसमें कुंभ मेले का वर्णन है। मैं अपने शहर इलाहाबाद में या फिर हरिद्वार में महान स्नान पर्व कुंभ के मेले में जाता हूँ और देखता हूँ कि वहाँ अब भी सैकड़ों और हजारों की तादाद में लोग आते हैं। वैसे ही जैसे हजारों वर्ष से उनके पुरखे यानी पूर्वज गंगा स्नान करने के लिए भारत के सभी कोनों से आते रहे। मुझे 1300 साल पहले चीनी यात्रियों और कुछ दूसरे लोगों द्वारा लिखे इन पर्वों के वर्णनों की याद आ जाती है। यानी लेखक यहाँ वर्णन करते हैं कि चीन से और आसपास के दूसरे देशों से भी लोग यहाँ पर आते थे, क्योंकि उस समय भी ये मेले पुराने पड़ चुके थे और अनजाने प्राचीन काल में गुम हो गए थे। पेज नंबर 7 पर देखिए, बनारस के पास सारनाथ में मैंने बुद्ध को उनका पहला उपदेश देते हुए लगभग साफ देखा। यहाँ पर वर्णन है कि साफ देखा, यानी कि पहले भी लेखक ने, नेहरू जी ने कहा कि मैं जिस जगह जाता हूँ वहाँ का अतीत मेरे सामने खड़ा हो जाता है। तो जैसे सारनाथ पर भगवान बुद्ध अपना उपदेश दे रहे हैं, उस जगह की मुलाकात लेते हुए उन्हें ऐसा लग रहा है। 2500 वर्ष का फासला तय करके उसके कुछ अभिलिखित शब्द जैसे दूर से आते प्रतिध्वनि की तरह मुझे सुनाई दे रहे हैं। यानी कि अभिलिखित उसकी दीवारों पर, शिलाओं पर जो लेख लिखे हैं, जैसे मुझे आज भी सुनाई देते हैं। अशोक के पाषाण स्तंभ, पाषाण यानी कि पत्थर का स्तंभ, जैसे अपने शिलालेखों के माध्यम से मुझे एक ऐसे आदमी के बारे में बताते थे जो खुद एक सम्राट होकर भी किसी अन्य राजा और सम्राट से महान था। फतेहपुर सीकरी का वर्णन है। फतेहपुर सीकरी में अपने साम्राज्य को बुलाकर बैठा अकबर विभिन्न मतों के विद्वानों से संवाद और वाद विवाद कर रहा था। वह जिज्ञासु भाव से मनुष्य की शाश्वत समस्याओं का हल तलाश कर रहा था। इस प्रकार लेखक भगवान बुद्ध के बाद फतेहपुर सीकरी गए और जैसे उन्होंने वहां पर अकबर को अपने सामने देखा। आगे का पॉइंट हम ले रहे हैं, भारत की शक्ति और सीमा। भारत की शक्ति के स्रोतों और उसके पतन और नाश के कारणों की खोज लंबी और उलझी हुई है। यानी कि यहाँ पर नेहरू जी कहते हैं कि उसकी कौन कौन सी शक्तियाँ थी और उसके बाद उनका पतन और नाश कैसे हुआ। पतन होना यानी कि नीचे गिरना, नाशवंत हो जाना। तो कौन सी ऐसी बातें थी, उसे खोजना लेखक कहते हैं कि उलझन की बात। यानी एक समय जो भारत सभी से श्रेष्ठ था, धीरे धीरे नीचे कैसे गिरा, ये जानना मुश्किल है। उसके पतन के हाल के कारण पर्याप्त स्पष्ट हैं। भारत तकनीकी दौड़ में पिछड़ गया, यानी टेक्नोलॉजी में पिछड़ गया, और यूरोप जो तमाम बातों में एक ज़माने में पीछे हुआ करता था, तकनीकी प्रगति के मामले में आगे निकल गया। यानी कि टेक्नोलॉजी है वो हमारे पिछड़ने का कारण नेहरू जी मानते हैं। इस तकनीकी विकास के पीछे विज्ञान की चेतना थी तथा हौसलामंद जीवन शक्ति और मानसिकता थी। नई तकनीकों ने पश्चिमी यूरोप के देशों को सैनिक बल दिया और उनके लिए अपना विस्तार करके पूर्व पर अधिकार करना आसान हो गया।
वह केवल भारत की ही नहीं, लगभग सारे एशिया की कहानी है। यानी कि यूरोप का वर्णन किया है कि उसने अपने हथियारों का, अपनी टेक्नोलॉजी का विकास किया और सभी देशों पर हावी हो गया। ऐसा क्यों हुआ? इस गुत्थी को यानी इस उलझन को सुलझाना ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि पुराने समय में तो भारत में मानसिक सजगता और तकनीकी कौशल की कमी ही नहीं, किंतु बाद की सदियों में उत्तरोत्तर गिरावट का आभास होता दिखाई दे रहा है। जीवन की लालसा और उद्यम की कमी आ जाती है। क्षीण होती रचनात्मक प्रवृत्तियों की जगह अनुकरण की प्रवृत्ति ने ले ली है। यानी कि लेखक ऐसा कहना चाहते हैं कि लोग आलसी होते गए और दूसरों का अनुकरण करने लगे। शायद ये भी हमारे पतन का, हमारे नाश का एक कारण हो सकता। किंतु फिर भी जो भारत का मनुष्य है उसका वर्णन करते हुए नेहरू जी कहते हैं, प्राचीन और नवीन के बीच सामंजस्य यानी कि एकता स्थापित करने की इच्छा बराबर लोगों में बनी रही है। इसी लालसा ने यानी कि इसी इच्छा ने उन्हें गति दी और उन्हें पुराने को बनाए रखने के साथ साथ नए विचारों को आत्मसात करने की सामर्थ्य भी दिया। यानी कि लोग धीरे धीरे समझ गए कि पुरानी बातों को याद करके ही बैठे रहने में हमारी भलाई नहीं है। इस तरह उन्होंने नई बातों को भी स्थान दिया, यानी अपने जगह जीवन में नई बातों को भी उन्होंने शामिल कर लिया।